नमस्कार, हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। आज का निवेशक पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। वो सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि सही सलाह, भरोसा और समझ भी चाहता है। जी हाँ, लेकिन बहुत से निवेशकों को अब भी लगता है कि कहाँ पर जाएं अपनी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस के लिए। बड़े बड़े बैंकों में कई बार उनको विश्वास नहीं होता। जो लोग ऑफर करते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पर उनको भरोसा नहीं होता है। चाहिए एक ऐसा साथी जो उनकी जरूरत समझे और जो उनके साथ लंबे समय तक उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ, उनकी पूरी आर्थिक जिंदगी में उनके साथ चले। और इसी सोच के साथ सामने आया है श्रीराम वेल्थ भी, जो निवेशकों के लिए एक नया रास्ता बना रहा है या कम से कम कोशिश कर रहा है, पहला कदम रखने की कोशिश कर रहा है, जहां सलाह सिंपल बनाया जा रहा है, निष्पक्ष बनाया जा रहा है और व्यक्तिगत भी बनाया जा रहा है, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल नीड्स अलग अलग होती है। और आज के निवेश के एबीसीडी के एपिसोड में हम इसी पर फोकस करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं विकास सतीजा, एमडी हैं, सीईओ हैं श्रीराम वेल्थ के। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और आपसे आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले निवेशकों की बदलती सोच है विकास, शुरुआत उससे करते हैं। आज का निवेशक, जैसा भी जानते होंगे, इन्वेस्टर बहुत बदल गया है। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देखता है, उसको सही सलाह चाहिए। उसको ये भी समझना है कि मेरी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं है। इन्वेस्टर मैच्योर्ड भी है विकास, लेकिन साथ ही वल्नरेबल भी है। कैसे समझाएंगे आप आज के इन्वेस्टर बेस को? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। और ये सब एक ऐसा चीज है जो कि हम डे इन डे आउट जब कस्टमर्स को मिलते हैं और इन्वेस्टर्स को मिलते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं कि आप अपने एसेट एलोकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, आप सोल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। आप डे इन डे आउट ये मत सोचिए कि मेरे इस प्रोडक्ट का रिटर्न किधर बनेगा, कौन से एसेट क्लास में मैं जाऊं तो ज्यादा रिटर्न बनेगा। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप निवेश करेंगे अगले 10 साल 15 साल के पीरियड को लेके और फिर अपना उसके ऊपर आप प्रोडक्ट प्लान बनाएंगे तो आई थिंक आपका पोर्टफोलियो हमेशा ज्यादा रिटर्न अर्न करेगा। कंपाउंडेड रिटर्न हमेशा ज्यादा ही बनेगा। एक सिप की स्टोरी लीजिए। अगर आज की डेट में किसी ने 98 99 में सिप डालना शुरू किया होता और वो रेगुलरली सिप डाल रहा होता, आज की डेट में उसका कंपाउंडेड रिटर्न कहीं कहीं ज्यादा होता, बजाय इसके कि उसने सिप 2000 में एक बार पैसा डाला और भूल गया, और फिर 2003 में डाला और फिर भूल गया, और फिर 10 में डाला फिर। आई थिंक द कंपाउंडेड स्टोरी ओवर ऑफ टाइम हमेशा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करती है। तो हमारा ये मानना है और हम यही चीज एडवाइस करते हैं अपने सारे कस्टमर्स को कि प्लीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए और रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करिए। तो यही हमारा एक सिंपल सा मंत्र है जो हम सारे कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज जो मुझे आपसे समझनी है, और वो ताज़ा एम्फी आंकड़ों के संदर्भ में ही मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको स्टे पुट रहना चाहिए, अनुशासित तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी एसआईपी डिसिप्लिन आपको सिखाती है। देखिए, जो एम्फी के नंबर्स आए हैं, भले ही वहां पर हमने इक्विटी ऑलमोस्ट 19% का मंथ ऑन मंथ ड्रॉप देखा है, लेकिन अगर आप एसआईपी के नंबर्स देखें तो वो जस के तस बने हुए हैं। वो अभी भी हम देख रहे हैं 20,000 करोड़ के ऊपर का ही आंकड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स को देखें ना विकास, आप बेहतर समझा पाएंगे हमें, उसमें ट्रेंड बदल गया है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इनफ्लो के लिहाज से कम हो रहा है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में अब निवेश बढ़ गया है। अगर हम डेट की कैटेगरीज देखें तो वहां भी काफी इनफ्लो आता हुआ हमने देखा है। अगर हम गोल्ड ईटीएफ देखें तो वहां भी निवेशकों का रुझान बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डेट में हाइब्रिड कैटेगरी स्पेसिफिक अगर हम देखें तो वो अच्छा भी कर रही है। अब क्या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर मैच्योर हो रहा है? बीता महीना जो था अक्टूबर का, वो भारी भी था, लोगों के पास खर्च भी थे, ठीक है। बजाय उसके हमने देखा कि एसआईपी के नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं। इसको आप कैसे समझाएंगे? कि अगर आप 2020 के पहले का देंगे ना तो टोटल एसआईपी बुक ही 8 साढ़े 8 हजार करोड़ की थी। आज की तारीख में वो जी। बुक ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की हो गई है। तो उसका एक क्लियर रीजन है कि इन्वेस्टर की मेच्योरिटी साइकिल बढ़ती जा रही है और वो ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट करूं। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि एसआईपी को यूज करूं, मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करूं, रुपी वेट एवरेजिंग को यूज करूं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न जो जनरेट करूंगा वो रिटर्न हमेशा से बेटर होगा और डिसिप्लिन जनरेट करेगा। आपका जो ये पॉइंट है कि क्या वो एक पर्टिकुलर इक्विटी के सेक्टर में से ना जाके दूसरे में जा रहा है, आई थिंक वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। तो अगर
को ये लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा तेज चला गया है, तो वो थोड़ा सा उसने रुझान फ्लेक्सी कैप की तरफ कर दिया। सिमिलरली गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने ज्यादा रिटर्न दे दिया, तो थोड़ा सा उसके अंदर से इनकम या प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो गया। बट लॉन्ग टर्म आपका अगर एसेट एलोकेशन करेक्टली बैलेंस्ड और पॉइज्ड है, आपका रिटर्न आना ही आना है, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने रिटर्न जनरेट करना ही है। तो उसमें ये बहुत सोचना कि विद इन इक्विटी कि मैं सिर्फ फ्लेक्सी कैप में जाऊं या फ्लेक्सी कैप की जगह हाइब्रिड में जाऊं, हाइब्रिड की जगह मिड कैप या स्मॉल कैप में जाऊं, वो आपका एक जो वेल्थ एडवाइजर है आपके साथ बैठ के वेरियस अपॉर्चुनिटीज को बताएगा, आपसे सोल्यूशन डिस्कस करेगा। बट मेरा सिंपल मानना है, लॉन्ग टर्म जाइए, सोल्यूशंस देखिए, रिटर्न अपने आप जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे शोज़ में, हमारे चैनल्स पर विकास बड़े-बड़े फंड मैनेजर से और आप जैसे अनुभवी लोगों से बातचीत होती है, तो आप सब जो है निवेश की सही सलाह और मार्गदर्शन तो देते हैं, लेकिन व्यूअर्स को कभी-कभी ये भी जानना होता है कि जो शख्स हमें सलाह दे रहा है, वो अपना पैसा कहाँ लगाता है? उनकी निवेश की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? उनका मनी को क्या हो सकता है? तो उसी संदर्भ में सवाल आपसे पूछना है। आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं। महारत तो आपको हासिल होगी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की, लेकिन शुरुआत में क्या कुछ गलती हुई थी जब सफ़र शुरू किया था, जब पहली कमाई आई थी, जब पहली बार कुछ पैसे कहीं लगाए थे? कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, कोई भी इंसान नहीं है जो बोलेगा कि गलती नहीं होती है। जब आप इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, तो कुछ जगह पे आप ठीक इन्वेस्ट करेंगे, कहीं गलत करेंगे। लेकिन शायद मैंने लाइफ में बहुत जल्दी सीख लिया था कि एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है और रेगुलर इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में भी मेरा खुद का पैसा रेगुलर एसआईपी में हर मंथ आता है, और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। सो व्हाट आई कैन टेल यू इज कि आई थिंक जैसे-जैसे हम सीखते जाते हैं, हमें ये बेसिक चीज़ें पता चलती जाती हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है, उसी की तरफ हमको रहना चाहिए। जैसे-जैसे हम करते जाएँगे, आई थिंक वो रिटर्न अपने आप आता जाएगा। तो ये सोचना कि कोई भी महारत है इसमें और कोई भी इन्वेस्टर जो है कि कुछ सारी कॉल्स सही ले लेगा, आई थिंक गलत है बिल्कुल भी। आप वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो उसमें भी आपको गलतियाँ मिलेंगी। आप हमारे इंडियन के भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स देखेंगे, तो वहाँ पे भी गलतियाँ दिखेगी। बट पॉइंट गलती का नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या 60 से 70% आपकी कॉल जाती है। अगर वो सही जा रही है, तो आप इतना चिंता मत करिए, आपके रिटर्न्स अपने आप पोर्टफोलियो में जनरेट हो जाएँगे। बिल्कुल। अ, अब यहाँ पर क्योंकि हम लंबे समय तक रहने की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टर माइंडसेट और सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और कैटेगरी है मास इन्फ्लुएंस वर्ग। अब इसको हम कैसे समझाएंगे? ये वो लोग हैं जिनकी आमदनी अच्छी है, लेकिन वो अल्ट्रा रिच नहीं है। बहुत तेजी से इनका जो तबका है, इनका जो बेस है, वो बढ़ रहा है। अब आप इस वर्ग के निवेशकों के सोच को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर क्या कुछ भाप पाए हैं? बिकॉज बदलते भारत की तस्वीर है ये, अगर आप देखें, और इनका तबका बढ़ रहा है। कैसे आप इनको कहेंगे? हमने जो अपने प्रोपोजिशन में डाला है, हम अफ्लुएंट भी मैनेज करते हैं, हम एचएनआई भी मैनेज करते हैं, हम अल्ट्रा एचएनआई भी मैनेज करते हैं, बट जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, वो आपने एकदम ठीक बोला, जो कि मास अफ्लुएंट सेगमेंट। उसके लिए हमारा बड़ा सिंपल सा चीज ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट की तरफ देखिए, पहली चीज ये करिए कि एक प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर को टेक्निकली आप हायर नहीं करते, आप एंगेज करते हैं, उसके साथ बैठ के अपना एक प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाइए और उसके हिसाब से सॉल्यूशंस पुट अप करके इन्वेस्टमेंट्स करिए। सो एज मोर पीपल इसमें जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपको क्लियरली दिखेगा कि अगर आप डेटा देखने जाएंगे, चाहे वो म्यूचुअल में देखने जाएंगे, चाहे पीएमएस में देखने जाएंगे, एऐप में देखने जाएंगे, किसी भी डिपॉजिट का डेटा देखने जाएंगे, आपको क्लियरली दिखेगा कि जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, वो एक मास एफ्लुएंट सेगमेंट है, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर पुटिंग दिस एज इन्वेस्टमेंट्स थ्रू वेरियस प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर्स। विकास, चर्चा को थोड़ा टियर 2 टियर 3 की ओर लेकर हम जाते हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे नया इन्वेस्टर आ रहा है, इक्विटी के बारे में इनको पता चला है, लेकिन विकास, ये ऐसा भी इन्वेस्टर है जो कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए आईपी भी करता है, डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीदता है, क्रिप्टो का भी इनको टेस्ट करना है, हर तरह की इनोवेशन और थीम में इनको पैसे लगाने हैं, समझना है उनको, और साथ ही कमाने के मौके भी ढूंढने हैं। चैलेंजेस, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि रेगुलेटर भी बहुत कुछ कर रहा है यहाँ पर टियर 2 टियर 3 में इन्वेस्टर बेस बढ़ाने की, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए भी रेगुलेटर ने एएमसीज के लिए खास चीज़ों का ऐलान भी किया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किया
बहुत कुछ जा रहा है, उसके बावजूद भी कुछ रेड फ्लैग होंगे, क्योंकि आप बिजनेस में हैं। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, वो कौन से अभी भी आपको लगता है कि चैलेंजेस हैं जो शायद सॉल्व होंगे, इमिडिएटली नहीं होंगे, लेकिन इमिडिएटली एक चैलेंज के तौर पे हमारे सामने जरूर हैं? जैसे जैसे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स बढ़ते जाएंगे हम्म। अक्रॉस टियर 2 टियर 3 सिटीज में हैंड होल्डिंग करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट दिस विल गेट टेकन केयर। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में है, और जो हम पहले भी बोल रहे थे, कि सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में प्रोडक्ट सेल को मत प्रोडक्ट सेल की तरह देखिए, पहले एक सोल्यूशन के बारे में बात करिए, उसके अंदर वेरियस एसेट होंगी, उसके अंदर वेरियस प्रोडक्ट होंगे, जो कि जैसे जैसे वेदर टियर 1 हो, टियर 2 हो या टियर 3 हो, जैसे जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसकी तरफ जाती जाएगी, आई थिंक वही एक लॉन्ग टर्म रूट पेव करेगा फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और वही एक सही रास्ता होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम टू मेक श्योर कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जैसे यहाँ पर जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे चैलेंजेस भी जो हैं वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ विकास, क्योंकि हम लगातार इन्वेस्टर से भी बातचीत करते हैं, जो हमारे दर्शक होते हैं बेसिकली, वो अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं और उनकी दिक्कतें जानने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि एक ऐसा इन्वेस्टर, एक ऐसा दर्शक कि हमेशा से फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता आया है, जिसका दृढ़ विश्वास है कि उससे बेहतर कोई निवेश का विकल्प हो ही नहीं सकता, भाई मेरी मेहनत की कमाई है, रिटर्न भले कम दे लेकिन पैसा मेरा सेफ है, रियल एस्टेट और सोने में ही विश्वास करता है। उन्हें इक्विटी में आने के लिए जब आप समझाते होंगे, तो क्या कहकर समझाते होंगे? उन्हें कैसे कॉन्फिडेंस दिलाया जाता होगा कि आप एक बार तो इक्विटी में देखिए, बाकी एसेट क्लासेस को रखना है पोर्टफोलियो में, उससे मना नहीं कर सकते, लेकिन यहां अगर आप दायरा बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाई आपको चाहिए ना आपके पोर्टफोलियो में, आपके निवेश में असल कमाई तो वही होगी, तो कैसे समझाया जाए? एक कविता, इसमें मैंने बार बार मैं उसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है एक जानने का। अगर वेरियस एसेट क्लासेस को देखा जाए, जब इंटरेस्ट रेट एक पीक पे है तो डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट्स लोअर हो रहा है तो उसकी दाएं इतनी कम है कि अगर आपको रिटर्न जनरेट करना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आप दूसरे एसेट क्लासेस देखने पड़ेंगे। आज की दौर में जब इंडिया इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त ग्रो कर रही है, तो क्या मुझे उस इंडस्ट्री में साथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो उसको पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है मेरे पास, कि मैं इक्विटी में निवेश करूं? अब अगर मैं इक्विटी में निवेश करूं तो किस तरीके से निवेश करूं? मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकता हूं, मैं पीएमएस के थ्रू कर सकता हूं, मैं एआईएफ के थ्रू कर सकता हूं, मैं प्राइवेट इक्विटी के थ्रू कर सकता हूं। वो डिपेंड करता है मेरे रिस्क एपेटाइट पे, कि मेरा कितना रिस्क एपेटाइट है, कितने टाइम का होराइजन है, उसके बेसिस पे मेरा वेल्थ मैनेजर मुझे क्या सोल्यूशन देता है और उसको मैं अपना सकता हूं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका, और मैं बार बार ये चीज बोलूंगा, एसआईपी का तरीका है, जिसके अंदर अगर आप पैसा डालेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स भी आते रहेंगे और रिटर्न भी जनरेट होता रहेगा। तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप इक्विटी को या डेट को या गोल्ड को या रियल एस्टेट को एक क्लास के तौर पे देखिए, उसके अंदर के आप प्रोडक्ट्स पे मत जाइए। अगर आप एसेट एलोकेशन करेक्टली करेंगे तो हर एसेट क्लास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न जनरेट करती है, आपका भी उससे रिटर्न जनरेट होगा। अ, विकास, अब क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की तमाम बातों पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो बाजार को लेकर भी थोड़ी सी बातचीत करनी होगी। हमेशा ये पूरा साल तो हमने जैसा सोचा था साल के शुरुआत में, कैलेंडर ईयर की बात कर रही हूँ, वैसा तो अभी तक होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। बीच में टैरिफ की प्रॉब्लम्स आ गई और ग्लोबल हेडविंड से ज़्यादा डोमिनेटेड हमें हमारे बाजारों की साल जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन Q2 अर्निंग्स काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव, जिसका हमें इफेक्ट आते हुए तिमाहियों में दिखाई भी देगा, लैग इफेक्ट के साथ थोड़ा सा अगर हम कंप्लीट पिक्चर समझना चाहें, और केपेक्स से कंजम्पशन तक की हमारी कहानियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल फैक्टर भारतीय बाजार के लिए आपको कितने पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं? स्पेसिफिक क्षेत्र जहां पर आपको लगता है कि अब दम है और यही लीड करेंगे हमारी बाजार की चाल को? ये कहा था जो आपने अभी मेंशन किया, जीएसटी की बचत, इनकम टैक्स में रिबेट, ये सारी चीजें का आपको क्लियरली वैल्यू दिख रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि इस बार अगर आप देखिए, एफआई नेट पुलर्स है मार्केट से, इक्विटी मार्केट से। इस कैलेंडर ईयर में एफआई
पुल आउट किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट अगर वहाँ खड़ी हुई है बिकॉज़ रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग है और हमें क्लियरली दिखाई देता है कि ये मार्केट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा क्योंकि डेप्थ आ गई है मार्केट के अंदर। अगर आप रिजल्ट्स भी देखिए Q2 में कंपनीज के और आप उसको अब फॉलो अप करेंगे Q3 में, आपको रिजल्ट्स अच्छे ही दिखने वाले हैं। कुछ सेक्टर्स और कुछ सेगमेंट जो हमको लगता है कि अच्छे चलेंगे, वो है ऑटोमोबाइल का एक सेगमेंट। क्लियरली अभी ये जीएसटी का बेनिफिट आपको उसमें दिखेगा। ऑटो स्टॉक्स में हमको लगता है कि बढ़ोतरी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो अच्छा करेंगे। कोई भी क्षेत्र जहां पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो, वो क्षेत्र डेफिनेटली अच्छा करेंगे और हमारा मानना है कि वो अगले कुछ सालों तक चलते रहेंगे। सो क्लियरली लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिस भी क्षेत्र में है उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो दीजिए और उस पर इन्वेस्ट करिए। चलिए, बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर, क्योंकि बाज़ार की चाल और बाज़ार के चाल में उतार चढ़ाव तो उसकी फितरत होती है, और जितना लंबा आप रहें बाज़ार के हर चाल में, हर इंटरवल में आप पैसे लगाएंगे, उतना आप ही को फायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हम वेल्थ एडवाइजरी की बात कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी का बढ़ता रोल, प्रोज एंड कॉन्स पर हम बातचीत करते हैं। प्रोज मेरे ख्याल से कई बार डिस्कस हो चुके हैं और बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ कॉन्स भी हैं, तो आज भी हो सकता है समय के आते आते, बढ़ते बढ़ते वो भी निकल जाएं चैलेंजेस के तौर पर। फायदे के लिहाज से नेट नेट कितना फायदा होगा? क्या ह्यूमन और एआई एडवाइजरी को एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या यही आने वाला हमारा ट्रेंड होगा? बिल्कुल कविता, आपने बोला ये ही ट्रेंड होने वाला है बिकॉज आगे चल के क्या होने वाला है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक एआई विल बिल्ड दैट। सेकेंडली क्लियरली पोर्टफोलियो इनसाइट्स हमको एआई प्रोवाइड करेगा, वो हमें एज वेल्थ मैनेजमेंट टीम में बेटर बनाएंगे अपने इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते समय। फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए एक अच्छा हो जाएगा कि उनको पूरी इंसाइट मिल जाएगी और क्वालिटेटिव एनालिसिस पूरा उनके सामने होगा। दिस इज वट एवर एआई। इसका फ्लिप साइड ये है कि अगर मैं ये सोचूं कि कुछ मैं खुद कर लूंगा और मुझे एक डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं खुद ही दवाई प्रिस्क्राइब करूंगा और खुद ही खा लूंगा। सो आई थिंक बहुत बड़ा हानिकारक है। हमें ये मानना है कि वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ह्यूमन और एआई का साइड बाय साइड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एआई एक वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एडवाइजर्स को एड करेगा, इन्वेस्टर्स को एड करेगा एज अ कैटलिस्ट, और उसको हम जैसे जैसे अपनाएंगे उतना हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट बेटर होगा और हमारे रिटर्न्स बेटर होंगे। विकास, एएमसी के लिहाज से मुझे आपसे सवाल पूछने हैं। अब यहाँ एएमसी के कदम और कितने बढ़ाते हुए आप दिखाई देंगे हमें? क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान्स हैं? हमारे यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस हमारे दूसरे कोलीग चलाते हैं, बट जस्ट टू शेयर विद यू, सालनाम जो हम पार्टनर्स हैं उन्होंने अभी जॉइंट बोथ एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। जो उन्होंने निवेश किया है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव किया है और क्लियरली हम बिलीव करते हैं कि एसेट मैनेजमेंट एज एन इंडस्ट्री जो कि बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है और कंपाउंडेड बेसिस पे 20 ऐड कर रही है वैल्यू, हमें लगता है कि कंटिन्यू करती रहेगी ग्रोथ की। बिकॉज अगेन ग्लोबल का अगर आप ट्रेंड देखिए तो जितना एक डिपॉजिट पैसा रहता है और जिसे हम कहते हैं कि बैंक के डिपॉजिट में चाहे वो कास टीडी में रहता है, उससे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होता है। तो अगर मैं वही सेम डेटा और आंकड़े कंपेयर करूं कंपैरिजन में, तो अभी हम सिर्फ 40% उस मार्क पे हैं। हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत स्पीड से ग्रो करेगी एंड यू विल सी फार मोर रियल पार्टिसिपेशन इनटू दिस। रिटेल पार्टिसिपेशन का बढ़ना कितना ज़रूरी हो गया है इंडस्ट्रीज के लिए और पूरे भारत के ओवरऑल विकास के लिए? अगर ये मुझे समझना हो, तुलना करनी हो ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमी से, तो आप कैसे इसको समझाएंगे? कि अगर ग्लोबल मार्केट से आप तुलना करेंगे हमारी इंडस्ट्री की आज की डेट में, तो क्लियरली ग्लोबल इंडस्ट्री में प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट एक 50 से 60% के करीब है, जो कि आज इंडिया में 15% पे है। जब मैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को देखता हूं तो वही आंकड़े ग्लोबली जो है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि डिपॉजिट्स के मुकाबले में 1.2 टाइम, अभी इंडिया में वो 40% ऑफ डिपॉजिट। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स मेच्योर होते जाएंगे वो ज्यादा पैसा इसमें डालेंगे और उनके लिए भी एक्सपोजर और
opportunity बेटर है। मुझे आज की डेट में अगर इंटरनेशनल मार्केट पे पैसा डालना है, मेरे पास एवेन्यूज हैं, चाहे मैं म्यूचुअल फंड के या वेरियस प्राइवेट वेल्थ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बाहर निवेश कर सकता हूँ और पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सो हमारा मानना ये है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री मेच्योर करती जाएगी, बोथ वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आपको ग्लोबल एक्सपर्टीज चाहिए रहेगी, बिकॉज आपको इन्वेस्टमेंट्स जो देखने हैं आउटसाइड इंडिया भी देखने हैं और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। का पर्सनल नोट पे अगर मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ, क्योंकि पहला सवाल आप पूछा ही था हमने कि कैसे आपके सफ़र की शुरुआत हुई इन्वेस्टमेंट की। अक्सर क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, आपने कई बार अपने जवाब में हाईलाइट किया है कि निवेशकों को सॉल्यूशंस देने चाहिए प्रोडक्ट्स के अलावा। जब भी सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं तो वो किसी ना किसी एस्पेक्ट को पकड़ के चलता है आपकी आर्थिक लाइफ में, विच इज़ योर फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, आपकी निजी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी बकेट लिस्ट थी, कौन से ऐसे फाइनेंशियल गोल्स थे जो आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स के बलबूते पे पूरे किए हैं? देखिए, आमतौर पे जब भी लोगों से बात होती है तो घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद के रिटायरमेंट को सॉर्ट आउट करना, ये ट्रेडिशनली मुख्य गोल्स होते हैं किसी के। क्या उस तर्ज पर सब कुछ कभी कुछ पूरा हुआ हो और कितनी जल्दी पूरा हुआ हो, कुछ बताइएगा। पर्सनल साइड पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि मेरे भी सेम गोल्स थे। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे को था कि मेरे को एक एज पे गाड़ी खरीदनी है, मुझे इतनी एज के बाद घर खरीदना है, मुझे इतनी एज के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, मेरी इतनी एज के बाद अगर रिटायरमेंट के लिए हो तो क्या उसके लिए हो। तो जो हमने गोल्स बनाए उसके बेसिस पे एक प्लान बनाया मैंने, जो कि ऑलमोस्ट मैंने 25 साल पहले बनाया होगा और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे markets have been kind to us. I think we've been generating returns over a period of time. But एक चीज बहुत जल्दी है, जैसे मैंने पहले भी बोला, सीख गया था मैं, कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिसिप्लिन तौर पे करिए और उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करिए। ये मत सोचिए कि आज बाजार ने 10% दे दिया है तो मैं उसको विड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा तो वापस से खरीद लेता हूँ। आई थिंक वो मैंने ओवर ईयर्स नहीं किया। शुरू में जरूर गलतियां करी होंगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ ओवर 25 ईयर्स जैसे जैसे ये सीखा, आई थिंक उसको फॉलो किया है, विच इज हेल्प मी ऑन द पर्सनल साइड टू मीट माय एस्पिरेशन एंड गोल्स व्हिच आई हैड सेट फॉर माय सेल्फ। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद इस पेशकश को हम समाप्त करेंगे। क्या आप फाइनेंशियली फ्री हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपका गोल, वो आपने अचीव कर लिया है? ये नहीं बोलूंगा कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, बिकॉज मुझे ये जरूर लगता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं और ग्रेजुएट करते जाते हैं, थोड़े एस्पिरेशंस होते हैं और उसको आप आगे उस पे आप काम करते जाते हैं। आपके गोल्स भी जैसे जैसे आप आगे जाते हैं उसके अंदर कमिटमेंट्स आते जाते हैं और आप काम करते जाते हैं। बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर है, और ये जरूर बोल सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री में ओवर इयर्स इतना सीखने को मिला है, which has helped me to graduate, grow as a human being. तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही रहा देश के एबीसीडी में। ए, एडवाइस जो कि सही हो। बी, बैलेंस जो स्थिर रखे। सी, क्लैरिटी जिससे समझ बढ़े। डी, डिसिप्लिन जो भविष्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका, जुड़े इतनी आसान भाषा में इतने अहम मुद्दे पर हमसे आज बातचीत की। धन्यवाद आपका। Thank you, Kavita. Thank you. चलिए, इसी के साथ निवेश के एबीसीडी आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें।